गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज स्टार्ट वेक्टर अलजेब्रा, एक्सरसाइज 10.1 करेंगे कंप्लीट। लेकिन उससे पहले इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले टॉपिक जो आता है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, वो सारी क्वांटिटीज जिनको हम नाप सके। मेजर का मतलब क्या होता है? नाप सके। जैसे मान लो ये पेन है ना, इस पेन की आप लेंथ देख सकते हो ना कितनी है ना, बाय स्केल से, जो आप बचपन में करते थे उसकी हेल्प से, है ना। जैसे लेंथ, मास, टाइम, इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब वो क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सको, जिसको आप नाप सको। जैसे ये पेन है, पेन की लेंथ निकाल सकते हो ना, तो लेंथ यहां पे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। लेंथ यहां पे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया लेंथ, ठीक है। जैसे इस पेन की आप लेंथ नाप सकते हो ना, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वेक्टर क्या है? इस वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजें हो, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है। ये कोई क्या है? एक बंदा है, मतलब इंसान है। ये कोई इंसान है, ठीक है। मान लो कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर मान लो। या अब ऐसा बोल सकते हो कि अब वो फीट देख लेना कितनी फीट होती है, कितनी है, ठीक है। इस इंसान की सिर्फ क्या, इसकी हाइट है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, पर इसकी डायरेक्शन नहीं है ना। इस इंसान की तो डायरेक्शन तो नहीं होती ना कोई, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ इसकी हाइट है, तो इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये आपका फुटबॉल है, ठीक है। ये आपका क्या है? फुटबॉल है। आपने क्या किया? यहां से 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहां से 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और इसको किक किया, ये यहां चला गया, इस तरफ आ गया, है ना। ऐसा ही सेम आपने यहां से भी किया, यहां से किक दो, यहां से 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और यहां से किक किया तो ये यहां चला गया। अब आप देखो इसमें दो चीजें हुई, एक तो ये यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, तो डायरेक्शन इस तरफ गया और इस तरफ गया, एक तो डायरेक्शन, और 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, है ना। और दूसरा क्या? मैग्नीट्यूड है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। समझ गए स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्या होती है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ना उल्टा पुल्टा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। देखो यहां पे आएगी डिस्प्लेसमेंट, यहां पे आएगी वेलोसिटी, ठीक है। यहां आएगी वेलोसिटी और यहां आएगी एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं, जो जो इसमें है। एक तो ये हटाओ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ध्यान से, स्केलर कौन कौन सी है? लेंथ, लेंथ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर है। मास, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है, ये भी स्केलर है। टाइम, टाइम में भी मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इन दोनों में भी। वेलोसिटी भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, इसके बाद आता है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना। अभी तक तो हमने पढ़ी दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल स्केलर और वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखो
मान लो कि ये आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, ये आपके पास कोई लाइन है, ये लाइन जो आपकी इस तरफ, इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन मतलब ये हमें बता रहा है कि इसकी जो ये जो डायरेक्शन है ये इस तरफ। डायरेक्टेड लाइन का मतलब होता है कि हमें ये बता रहा है कि ये लाइन जो है इस तरफ जा रही है ना, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, जो डायरेक्शन बताए। डायरेक्टेड लाइन का मतलब होता है डायरेक्शन बताए। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखो, ये मान लो आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट या इसको स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं। ये यहां पे एंड हो रहा है ना, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे रुक गया, तो इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। या तो बोलो टर्मिनल पॉइंट या बोलो फाइनल पॉइंट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अब आप इतनी बड़ी लाइन तो डालोगे नहीं ना, अब आप वेक्टर के लिए इतनी बड़ी लाइन तो डालोगे नहीं। आप सिंपल क्या करो, ए बी लिखो, ए बी लिखा और इसकी डायरेक्शन इस तरफ रख दो, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर है, ए बी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को कैसे कैसे लिखा जाता है? ए बी और ऊपर एक छोटी सा वेक्टर वेक्टर टाइप डाल दो, ठीक है। इसके बाद इसको आप मान लो कि ये आर वेक्टर है, ठीक है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आर वेक्टर से। तो आप यहां लिख सकते हो कि आप ए बी वेक्टर को बोल देते हैं आर वेक्टर। अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसकी लेंथ कितनी लेंथ है ये, ठीक है। उसको कैसे डिनोट किया जाता है? उसको या तो आप सिंपल लिख दो ए बी वेक्टर, साइड में मॉड जैसा डाल दो, ठीक है, ये हमने मॉड डाल दिया, या सिंपल ए बी लिख दो, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। और इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो आर वेक्टर या सिंपल आर लिख दो, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ, डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका ए बी, इसको पढ़ेंगे कैसे? ए बी मैग्नीट्यूड, इसको पढ़ेंगे ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे ए बी मैग्नीट्यूड या सिंपल ए बी लिख दो, या इसको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या सिंपल आर, ठीक है। चलो यहां तक हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पहले तो मान लो ये आपका प्लेन है। पोजीशन वेक्टर की खासियत ये होती है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन होगा, ठीक है। जैसे ये वेक्टर है ना, अगर मान लो ये वेक्टर आपका, ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन होता, मतलब ये वेक्टर आपका ओरिजिन होता, तो इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इसका जो इनिशियल पॉइंट है ना वो ओरिजिन होगा, ये होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब मान लो कोई आप एक पॉइंट ले रहे हो, ये पॉइंट ले लिया आपने, इस पॉइंट का नाम पी रख लो। हमेशा याद रखो पोजीशन वेक्टर पॉइंट का होता है, पोजीशन वेक्टर किसका होता है? पॉइंट का। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इनको यहां से जोड़ दो, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। इसको बोला जाता है ओपी, ओपी वेक्टर यहां पे क्या है? पोजीशन वेक्टर। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं पी डॉट वी, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन क्या याद रखनी है? इसकी डेफिनेशन होती है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ओरिजिन होना चाहिए। अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है तो इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। और इस पॉइंट को मान लो ये पॉइंट आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। आप इस वेक्टर को आर वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। अब आप देखो, इसका अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसको आप आर वेक्टर भी लिख सकते हो। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, आप इसको इसका मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालेंगे। जैसे आप बचपन में डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाते थे, वैसे लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो कैसे लगाते हैं, रूट लगाओ, याद है ना आपको बचपन वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर। तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर,
ठीक है, आप इसको आर वेक्टर भी बोल सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सिंपल आर वेक्टर आर भी लिख सकते हो, आप इसको सिंपल आर भी लिख सकते हो। तो ये आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे कल काम आएगा, तो अब इसको याद रख लेना, कल हम जब नया टॉपिक पढ़ाएंगे ना एक्सरसाइज 10.2 में, तो उसमें डायरेक्ट बताएंगे ये। ठीक है, तो आर दिया हुआ है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो इसके बाद आगे बढ़ते, सबसे पहला वेक्टर आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का नाम होता है नल वेक्टर भी होता है। क्या डेफिनेशन है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड, आर कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। कहता है कि अगर कोई एक वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे तो उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो कि जैसे देखो ये मान लो आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, समझना ध्यान से, ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब क्या है कि अगर ये ए पॉइंट ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाए, मतलब कि जैसे ये ए पॉइंट, हम ये ए पॉइंट हटा के अगर आपका ये सीधा यही बन जाए, मतलब ए और बी यहां पे सेम हो जाए, तो इसको बोला जाता है जीरो वेक्टर। समझ आया, मतलब यहां पे जो ए है स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और इनिशियल पॉइंट भी यही है, मतलब हम यहां पे खड़े हैं वो हमारा इनिशियल पॉइंट है और हम बिल्कुल भी नहीं चले अपनी जगह से, तो वो हमारा टर्मिनल पॉइंट है। तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, हमारा डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि हम तो चले ही नहीं, है ना। तो यहां पे इसको क्या बोला जाता है, इस केस में ए बी वेक्टर को बोला जाता है जीरो वेक्टर। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सिंपल जीरो होता है, क्योंकि हमने तो कोई डिस्टेंस, हम चले ही नहीं तो हमारा डिस्टेंस तो जीरो हो गया। समझ गए, इसको डिनोट जीरो वेक्टर से किया जाता है। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है समझना ध्यान से, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लो कि आपके पास कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। अब हमें इस वेक्टर का, ये वेक्टर है ए वेक्टर, इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर का होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमेशा वेक्टर का होता है। तो हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करो, इसमें इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट का यूनिट वेक्टर ले लो। मतलब देखो सुनना ध्यान से, हम इसी के डायरेक्शन में ना, इसी के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमने इसको एक यूनिट का डिस्टेंस ले लिया, एक यूनिट का डिस्टेंस ले लिया, तो ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, और इसको डिनोट करते हैं एक कैप से। समझ आया, हमने क्या करना है, दोबारा सुनो, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर का ही हमेशा यूनिट वेक्टर होता है। आपने क्या करना है, इसी वेक्टर की इसी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में देखो, हमने एक यूनिट का जो वेक्टर लिया, एक यूनिट का जो वेक्टर लिया, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, वही लिखा हुआ है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और इसको देखो कैसे डिनोट करते हैं, इसको ए कैप से डिनोट करते हैं, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वेक्टर और एक वेक्टर और एक मैग्नीट्यूड, है ना। देखो ये वेक्टर भी है और ये मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें, तो इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो याद रखना, जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, वो हमेशा आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा, क्योंकि देखो इससे पता चल गया ना हमें कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। यूनिट वेक्टर हमेशा हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या है, टू आर मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। कहता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, मतलब जैसे ये देखो, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, देखो ये तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है।
इन तीनों का देखो सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, तीनों के तीनों यहां से निकल रहे हैं, ये भी यहां से निकल रहा है, ये भी यहां से निकल रहा है, ये भी यहां से निकल रहा है, तो इस टाइप के वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर। देखो टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स ए और बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, कहता है कि दो दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे एक तो दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। देखो देखो एक तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर इसकी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड 2 है तो इसका भी 2 होना चाहिए, तभी जाके ये इक्वल होंगे। एक तो डायरेक्शन देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है और दूसरा दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो इन टाइप के वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, इक्वल वेक्टर। तो आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे ये देखो ये ए वेक्टर है और इसका नेगेटिव होगा माइनस ए वेक्टर, तो आपने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है इस तरफ। देखो ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर सेम है। ठीक है, वेक्टर हैविंग द सेम पैरेलल सपोर्ट, मतलब ये क्या होने चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो ठीक है, जैसे ये देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी डायरेक्शन कैसी भी हो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो या इस तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखना दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होने जरूरी है। ठीक है, जैसे ये देखो, इसमें देखो ये वेक्टर जो है छोटा है, इसकी लेंथ कम है और इसकी लेंथ ज्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना कि दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, चाहे लेंथ कैसी भी हो, इसकी लेंथ डायरेक्शन कैसी भी हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और इसका मैग्नीट्यूड कम हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना कि दोनों पैरेलली डिस्प्लेस होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अच्छा, अब जरूर ये जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर इक्वल भी नहीं है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दो वेक्टर भी इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, कम है और इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये पैरेलल भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इक्वल वेक्टर हमेशा, जो वेक्टर पैरेलल है जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, a system of vector is said to be coplanar if their supports are parallel to the same plane। मतलब देखो जैसे ये मान लो आपके पास कोई एक प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन के अंदर हम तीन वेक्टर बना रहे हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये सी वेक्टर हो गया, ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है। क्यों, कोप्लेनर का मतलब होता है कि ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना। तो अगर एक दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में लाई करे तो उसको कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, प्लेन का मतलब होता है कि जिस कॉपी में तुम लिख रहे हो वो प्लेन है, जिस मोबाइल में तुम देख रहे हो वो प्लेन है, इस पे हम लिख रहे हैं तो ये भी प्लेन है। ठीक है, तो देखो इस प्लेन के अंदर ये तीन वेक्टर सेम प्लेन के अंदर वेक्टर लाई करे तो उनको बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, एक आखिरी आता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर कैन बी प्लेस्ड पैरेलली डिस्प्लेस्ड, मतलब बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए
और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए आप वेक्टर को अगर पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो तो उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 है, और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, हम इसको पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं। देखो हमने क्या किया, इसको उठा के यहां रख दिया, ठीक है, इसको उठा के हमने यहां रख दिया, तो क्या हुआ, ना तो हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की और ना ही हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया। समझ गए, यहां था ना ये, ठीक है। हमने क्या किया, इसको उठाया और यहां रख दिया, हमने इसको पैरेलली डिस्प्लेस किया, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना इसकी, देखो सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो इस टाइप के वेक्टर्स को फ्री वेक्टर कहते हैं। ना तो आप डायरेक्शन चेंज करो, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करो, हमने उठा के यहां रख दिया, तो ये आपस में पैरेलल है, पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इस टाइप के वेक्टर्स को फ्री वेक्टर कहते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको क्या करना है, ग्राफिकली 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनाना है। देखो ये मान लो आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब आपको बनाना है 30 डिग्री, तो मान लो कि ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है, ये आपका क्या है 30 डिग्री। अब आपको बनाना है 40 किलोमीटर, तो आप 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस बना लो, मान लो ये आपका स्केल 10 किलोमीटर का, ठीक है, तो ये हो गया 10, 20, 30, इसको थोड़ा सा और ऊपर जाने दो, ठीक है, 10, 20, 30 और 40, तो ये हमने बना दिया 40 किलोमीटर, ठीक है। बस यही आंसर हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो दूसरा, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्केलर और कौन सा वेक्टर है। 10 kg ये मास है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये आपका स्केलर हो गया। डिग्री 40 डिग्री नहीं, पहले ये आ जाओ, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। देखो एक तो इसमें मैग्नीट्यूड है और दूसरा बता रहा है कि आपको नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में बनाना है, डायरेक्शन भी है, तो ये हो गया वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट 40 डिग्री, डिग्री डिग्री क्या होता है, स्केलर ही होता है, एंगल, एंगल स्केलर क्वांटिटी है, एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी। 40 वॉट, वॉट किसका यूनिट है, वॉट यूनिट होता है पावर का, वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का, और पावर क्या होता है, पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन भी स्केलर होता है और टाइम भी स्केलर होती है, तो ये भी क्या बन जाएगा, स्केलर। नेक्स्ट है 10⁻⁻19 कूलम, कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर हो गया। और लास्ट है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का, है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या है, ये वेक्टर होगी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो जी ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड ए वेक्टर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्केलर और कौन सी वेक्टर है। टाइम पीरियड, टाइम इज अ स्केलर, टाइम इज अ स्केलर। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर। फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। वर्क डन, वर्क डन इज अ स्केलर, ठीक है। ये लो जी तीसरा भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग वेक्टर को इनिशियल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा को इनिशियल वेक्टर है। दिख रही है फिगर अच्छे से, देखो
इसको एक बार बना लो दोबारा से। ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये इस तरफ जा रहा है, ये ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये बी वेक्टर, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है इस वेक्टर का। अब सी वेक्टर जो है वो इस तरफ जा रहा है, ये सी वेक्टर, ठीक है। डी वेक्टर नीचे की तरफ है, ये डी वेक्टर आ गया। अब इसमें से देख के बता दो को इनिशियल वेक्टर होता है जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो। देखो ध्यान से देखना, ये ए वेक्टर है, ये इधर जा रहा है, और ये डी वेक्टर है, ये इधर जा रहा है। देखो दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट है, ए भी यहां से स्टार्ट हो रहा है और डी भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ए और डी को इनिशियल वेक्टर। तो आप बोल सकते हो पहले पार्ट का आंसर क्या, ए और डी, ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर। दूसरे में आ जाओ इक्वल में ध्यान रखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यहां तो मैग्नीट्यूड सबका सेम ही वैसे लग रहा है, नहीं वैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स तो बराबर होती है ना। तो अब देखो सेम डायरेक्शन वाला कौन सा है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों आपस में इक्वल वेक्टर हो गए, बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर। तीसरा कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब पैरेलली डिस्प्ले, पैरेलल होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए, है ना। तो देखो ये दोनों कोलिनियर तो हैं लेकिन इक्वल है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये देखो एक जा रहा है इस तरफ और एक जा रहा है इस तरफ, लेकिन दोनों आपस में पैरेलल है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इक्वल नहीं है ना। तो आप बोल सकते हो ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। चलो जी देखो इसको एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे तो ये भी हो जाएगा कंप्लीट। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या कोलिनियर होंगे, बना के देख लो। पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये माइनस ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये माइनस ए वेक्टर, क्या ये कोलिनियर है, बिल्कुल है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि पैरेलल होने चाहिए, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो ट्रू हो गया। दूसरा, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर क्या आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, जरूरी नहीं है ना। जैसे ये देखो, जैसे यही देख लो, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। अब देखो ध्यान से, क्या ये दोनों आपस में कोलिनियर है, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, पहले मैं बताया। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ज्यादा ये बड़ा है, छोटा है और ये बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर नहीं हो सकता, नहीं है ना, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तीसरा, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कहता है कि अगर दो वेक्टर है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या वो कोलिनियर होगा। देखो जरा, जैसे ये देखो, एक ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, मान लो इसकी लेंथ 2 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है। और ये दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है, तो क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि आपस में पैरेलल होने चाहिए, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है, नहीं है ना पैरेलल, तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ देखो, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कहता है कि दो कोलिनियर वेक्टर है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या वो इक्वल होंगे। दो वेक्टर है, जैसे मान लो दो कोलिनियर वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन क्या वो इक्वल होंगे। जैसे ये देखो, ये दो वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों कोलिनियर है, देखो दोनों आपस में कोलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड 2 है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है, तो क्या ये इक्वल है। देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, इक्वल कैसे हुआ।
इक्वल तभी होगा जब डायरेक्शन सेम होंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम है, कोलिनियर भी है, लेकिन दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्वल नहीं है ये, तो इसको बोल सकते हैं फॉल्स। ये लो जी, ये कंप्लीट होगी हमारी एक्सरसाइज 10.1। कल करेंगे 10.2। ठीक है, ये आसान चैप्टर है, इसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और काफी इजी है, बस मेन थी इंटीग्रेशन। अगर आपने इंटीग्रेशन कर लिया तो समझो, बाकी तो फिर आप कर ही लोगे। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको।